दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। हम सीरीज़ लाए हैं काउंटडाउन सीरीज़। इस काउंटडाउन सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2023 के जो सितंबर 2023 में मेंस एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट होगी, उसके लिए यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वी विल एनालाइज दैट व्हाट विल बी द expected questions paper of the UPSC, and regarding this we will prove pattern of the UPSC. First of all we come to the paper GS first. सबसे पहले हम मेंस 2023 के GS पेपर फर्स्ट को देखते हैं। इस पेपर की मार्क्स हैं टोटल 250, टाइम 3 आवर्स होगा। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 20 होंगे। पेपर GS फर्स्ट मेंस इसको 5 यूनिट्स में कैटेगराइज किया गया है, एंड इन 5 यूनिट्स में जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है 2013 से लेकर 2022 तक। ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2022 वी विल एनालाइज एंड विल मेक दिस प्रेडिक्शन दैट व्हाट विल द पेपर ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2023। एक बार फिर से हम आपको बताएं, हमारी काउंटडाउन सीरीज शुरू हो गई है, जिससे आप जुड़े रहिए हमसे, और हम 2023 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर के रिगार्डिंग मॉक पेपर अवेलेबल करा रहे हैं और उस पर डीपली एंड डिस्कशन कर रहे हैं। और वी आर क्लेमिंग दैट 60 to 80% ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2023 दैट विल हेल्ड इन द सितंबर 60 to 80 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसको हम प्रूव इस तरह करते हैं कि 2013 से लेकर 2022 तक यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं जीएस फर्स्ट के, यूनिट फर्स्ट के, एज एन एग्जांपल हम लेते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यूनिट फर्स्ट है जीएस फर्स्ट की, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्राफ्ट एंड पेंटिंग, म्यूजिक डांस, भक्तिज्म एंड सूफिज्म, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। Out of these topics, UPSC asked the question from this unit first from 2013. So on the basis of these questions, we will predict that which kinds of question UPSC will ask in the मेंस examination 2023. इसके लिए हम डीपली डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चन UPSC कैन फॉर्म फॉर द मेंस एग्जामिनेशन पेपर जीएस फर्स्ट। नेक्स्ट हम यूनिट सेकंड पर आते हैं। यूनिट सेकंड है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में हमारे पास टॉपिक्स हैं फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, सोशल एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। यूपीएससी ने 2013 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आस्क किए हैं इन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूपीएससी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रही है, बट व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस एंड विच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग एंड व्हाई इज आस्किंग। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। सो वी विल डिस्कस मेंस जीएस फर्स्ट के यूनिट थर्ड पर हम आते हैं, जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यूनिट के रिगार्डिंग यूपीएससी ने 2013 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आस्क किए हैं इनका एनालिसिस कर हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि यूपीएससी का एक्सपेक्टेड 2023 का क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट थर्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन टॉपिक्स में से किन टॉपिक्स से आएंगे, और इन टॉपिक्स का हम डीपली एंड डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे डेफिनेटली वी विल रीच एट ए conclusion that what will be the expected question of the UPSC from the unit third modern Indian history of the GS paper first, जिसके टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फाउंडेशन ऑफ INC, नेशनल मूवमेंट 1905 to 15, राइज ऑफ गांधीयन लीडरशिप, नेशनल मूवमेंट 1929 to 1947 होता है। इसके बाद आते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट एंड राइज ऑफ कम्युनलिज्म होता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ 1940। 1940 का पीरियड होता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट इज द
circumstances created before the India. Next the great personalities, the great personalities of India. अब हम नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं, देखते हैं यूनिट 4 पेपर जीएस फर्स्ट की, जो है जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो या कई बार क्वेश्चन नहीं भी पूछती है। डेफिनेटली मिनिमम एक या फिर मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन यूपीएससी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछते हैं, जिसके लिए हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसका क्या इफेक्ट हुआ था। नेक्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप, वर्ल्ड फ्रॉम 1872 टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, डेवलपमेंट बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर होते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उनके बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड सिंस 1945 के बाद व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यूपीएससी की यूनिट 4 जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे यूपीएससी 2013 से 2020 तक किस प्रकार क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी ने ज़्यादातर पूछे हैं। मोस्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने जिस टॉपिक से पूछे होंगे उनको वी विल डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। इस तरह जीएस फर्स्ट यूपीएससी का यूनिट 4 के बारे में हमने जान लिया और आगे इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो यूनिट है यूपीएससी की पेपर जीएस फर्स्ट की, हमारी यूनिट है 5th, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूपीएससी ने 2013 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चंस इन 6 टॉपिकों से पूछे हैं। एंड व्हाट इज द रीजन दैट यूपीएससी चूज विच टॉपिक इन विच ईयर, ऑन दिस थिंग वी विल डिस्कस डीपली इन द नेक्स्ट एपिसोड। बट ऑन द बेसिस ऑफ द 2013 to 2022 questions we can easily and more accurately predict that what will be the questions for the UPSC Mains 2023 paper GS first. As far as you know that recently क्लाइमेटोलॉजी के रिगार्डिंग दिल्ली में फ्लड आई हुई है, तो इसके रिगार्डिंग यूपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडी करेंगे और जिस तरह के हमने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस जो 2013 से 2020 तक यूपीएससी ने पूछे हैं, इन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम 2023 के मेंस के जो पेपर कंडक्ट कराएगी यूपीएससी सितंबर, डेफिनेटली 60 to 80 क्वेश्चंस, 60 to 80% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम द आवर काउंटडाउन सीरीज हमने शुरू की है मेंस 2023 के लिए। उसके लिए हमने पेपर जीएस फर्स्ट के लिए जाना कि जीएस फर्स्ट पेपर को 5 यूनिट्स में कैटेगराइज किया गया है। 5 यूनिट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर यूपीएससी ने 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिस पर हम इसको 60 to 80% हम इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि 60 to 80% यूपीएससी के 2023 के जो पेपर फर्स्ट जीएस फर्स्ट होगा उसके क्वेश्चंस हमारे एक्सपेक्टेड, हमारे मॉक क्वेश्चन से आएंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी रहेंगे और इस बेसिस पर हम ये दावा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि आज का समय ट्रांजिशन फेज है, हम एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज में इंटर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज में एजुकेशन रिवॉल्यूशन के साथ हर एक फील्ड में रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। यदि समय के साथ हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, समय के साथ हमने अपने आप में बदलाव नहीं लाया, तो डेफिनेटली दिस इज द रूल ऑफ द नेचर कि इफ एनीथिंग विल नॉट चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम एंड द सिचुएशन, डेफिनेटली दिस काइंड्स ऑफ थिंग विल डिस्ट्रॉय। यदि हम अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन नहीं लाते हैं तो और उसके अनुकूल अपने आप को नहीं ढालते हैं तो निश्चित ही वह वस्तु, वह व्यक्ति का नष्ट होना स्वाभाविक है। इस ट्रांजिशन फेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नॉलेज है, क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उतनी नॉलेज हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। यदि आपको लगता है कि किसी कंट्री की कैपिटल जानकर, किसी कंट्री की करेंसी जानकर, किसी कंट्रीज की एरिया जानकर, उस कंट्री की जीडीपी जानकर आप अपने आप को एक कंपटीशन में आगे पाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज
इस तरह के फैक्चुअल डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बराबर आप कलेक्ट नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन एग्जांपल हम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन का। इंडिया के अंदर आधार कार्डों की संख्या जितनी पॉपुलेशन है करीब 140 करोड़ के आसपास आधार कार्ड हैं। सभी आधार कार्ड के नंबर, नाम और मोबाइल नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ही सेकंड्स में उसको मेमोराइज कर सकती है और किसी को भी बता सकती है। क्या कोई ऐसा ह्यूमन कर सकता है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास फैक्चुअल एंड मेमोरी बेसिस हाई लेवल की पावर है। लेकिन हम इस बात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपेयर ह्यूमन के साथ करते हैं तो डेफिनेटली इस पर्सपेक्टिव से ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत पीछे है। दूसरी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया, डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेल द दिल्ली। इस आंसर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टेप आगे किसी भी कंट्री के नेम, किसी भी कंट्री की कैपिटल को, किसी भी स्टेट की कैपिटल को बता सकती है। लेकिन यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बिकमिंग द कैपिटल ऑफ इंडिया इज द दिल्ली, दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे क्या कारण है? दिल्ली को राजधानी नहीं बनाकर बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों को राजधानी क्यों नहीं बनाएगा? डेफिनेटली इसको यूपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका आंसर नहीं दे पाएगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस। यह एक एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन है जिसको सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही दे सकती है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकती है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली इसका नाम बता देगी। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट बी एबल टू द गिव आंसर ऑफ दिस काइंड्स। इस तरह इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या फिर किसी ह्यूमन से पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, डेफिनेटली कोई इंसान आसानी से इसको बता सकता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही और गूगल असिस्टेंट भी इसको बता देंगे आसानी से। लेकिन यदि उनसे ये पूछा जाए कि हु विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लिमिट हो जाती है। इसके आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस नहीं कर सकती, नहीं सोच सकती, क्योंकि उसके पास कॉन्शियस चेतना की पावर नहीं है। लेकिन ह्यूमन के पास चेतना की पावर है, ह्यूमन के पास सोचने समझने की, उसको 360 डिग्री एनालिसिस, मल्टी डायमेंशन पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कैपेसिटी है। तो यदि आप अपने बच्चों को या आप खुद अभी भी ट्रेडिशनल वे से स्टडी करते हैं तो बी अलर्ट बिकॉज दिस इज द ट्रांजिशन फेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि आपको किसी व्यक्ति को इस बात पे प्राउड होता है या किसी व्यक्ति को इस बात से अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि वो बहुत सारी लैंग्वेज जानती है, लेकिन सारी लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आप कर सकते हो। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी कैपिटल उसके नाम जानता है, बहुत सारी कंट्रीज की करेंसीज का नाम जान सकता है, ये तो चैट जीपीटी बता सकता है, इसको गूगल असिस्टेंट बता सकता है, ये तो हर एक मोबाइल के गूगल में सर्च करके जाना जा सकता है। तो यहाँ पर कंपटीशन सब में इक्वल हो जाता है। इससे आगे यदि हम सोच सकते हैं कि अब किसी भी कंट्री की कैपिटल, किसी कंट्री का करेंसी, इंडिया की, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंडियाज करेंसी इज द रुपीज, व्हाई द डॉलर इज नॉट द करेंसी ऑफ द इंडिया। इंडिया की करेंसी डॉलर क्यों नहीं है, इंडिया की करेंसी रुपये क्यों है? यदि कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की करेंसी, इंडिया की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, डेफिनेटली आप इस आंसर को दे पाओगे क्योंकि भारत की मुद्रा है रुपये। इस आंसर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़ी आसानी से दे पाएगी, भारत की मुद्रा है रुपये। लेकिन किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा जाए कि भारत की मुद्रा रुपये क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंडियन करेंसी इज द रुपी, व्हाई इज नॉट डॉलर इज द करेंसी ऑफ इंडिया। Here will be the limit or extent of the artificial intelligence। एक ह्यूमन एनालिसिस जिसकी 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की कैपेसिटी होती है, वही ह्यूमन इस तरह के आंसर को दे सकता है कि भारतीय करेंसी डॉलर क्यों नहीं है, रुपीज़ क्यों है। तो आप भी इस तरह के
मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव एनालिसिस को अपने आप के अंदर डेवलप कीजिए। हो सकता है आपके चाइल्डहुड में, आपकी एजुकेशन में, एकेडमिक एजुकेशन में जो आपने फर्स्ट 12th की है, उस इस तरह की मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस आपको नहीं मिल पाया हो। उसके कई भी रीज़न हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ। बट आपके बच्चों को, आपकी आने वाली जनरेशनों को क्या आप इतना कमज़ोर बनाना चाहोगे कि वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना नॉलेज है उतना उन बच्चों को नॉलेज है? तो डेफिनेटली यू आर पुशिंग योर चाइल्ड्स, योर जनरेशंस इन द डार्कनेस। यदि आपके बच्चे, आपकी जनरेशन मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव बेसिस पर किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाएगी तो वो बहुत ही पिछड़ जाएगी, उसी तरह पिछड़ जाएगी जिस तरह आज के समय में कोई व्यक्ति स्क्रीन टच मोबाइल को यूज नहीं करता, एक बटन बेसिस मोबाइल को यूज करता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप स्वयं का और आने वाली जनरेशन का, आप जिनके भी वेल विशर्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, सबके लिए मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज़ को देखो, किसी भी चीज़ को 360 डिग्री एनालिसिस करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए।